हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में फर्दर स्टडीज और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय द आर्रेनियस। देखिए, आर्रेनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस की डिटेल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था और उनके थ्रू दी गई थ्योरी के जो मेन फीचर्स हैं वो आपके सामने हैं। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्रेनियस थ्योरी, द पहला पॉइंट जो आता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन द वाटर डिसोशिएट्स इनटू फ्री कैटायन दैट इज पॉजिटिव आयन एंड द एनायन दैट इज द नेगेटिव आयन। पहला पॉइंट हो गया, बिल्कुल यही होगा क्योंकि वहां पे डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है तो वो कैटायन और एनायन में डिवाइड हो गया। दूसरा, अब ये कितने लेवल तक डिसोसिएशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो सकता है एक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो जाए, जिसे आप पढ़ चुके हैं पहले ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और हो सकता है वो कम डिसोसिएट हो सॉल्यूशन में, जिसमें हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द एक्सटेंट टू विच इट ब्रेक्स अप इनटू आयन, यानी ज्यादा आयन फॉर्मेशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो दूसरा पॉइंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में आ गया। थर्ड पॉइंट पे देखें, अब जैसा कि अभी बोला, ये जो कैटायन और एनायन बनते हैं इनके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑल आयन कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द फ्लो ऑफ करंट इन सोल्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसमें करंट के फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कैटायन एंड एनायंस, यानी आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट और फ्लो ऑफ करंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि इन आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। आपने ये इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा डेफिनेशन और मैकेनिज्म समझा हुआ है। ये पोस्टुलेट्स हैं आर्रेनियस के थ्रू दिए गए जो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो अगले पॉइंट पे देखें, फोर्थ, अब कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उस सॉल्यूशन से, क्योंकि कराने वाला कौन है? कैटायन और एनायन। ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन यानी आयंस इन द सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है आयंस का, इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी करंट फ्लो करेगी। चौथा के हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जिसमें कैटायन और एनायन आफ्टर द डिसोसिएशन आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन द कैटायन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द एनायन होता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, यानी कैटायन और एनायन हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन रिमेन इन इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम, और ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक का रिलेशन है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिलेशन है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है। अगला पॉइंट देखिए, तो इसी कारण से, क्योंकि यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एनोड, एनोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना, आपने देखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द एनोड विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द कैथोड। जितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड पे उतना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैथोड पे, यानी वो डोनेट कर देगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा एनोड। अगले पॉइंट पे आ जाएं, एनोड और कैथोड के रिलेशन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ये प्रोसेस हमने देखे हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देखा है, तो ओनली द हाइड्रोजन गैस एंड मेटल, ध्यान से देखिएगा, ओनली द हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड। कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस और मेटल लिबरेट होते हैं और हमेशा नॉन मेटल लिबरेट होते हैं एनोड पे। तो इस तरह से आपने ये देखे, ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आप आर्रेनियस थ्योरी को, इनफैक्ट आप पूरी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझ सकते हैं। हर जगह आप देखेंगे, जितने भी अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, सब में यही लॉजिक अप्लाई होंगे। बच्चों, जब हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो बार बार 2 तरह की टर्म्स यूज करते हैं। एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और दूसरा यूज करते हैं आयोनाइजेशन।
लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि हम कहां पर भी कौन सी टर्म यूज कर देते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमारी जब मर्जी होती है हम लिख देते हैं केमिकल सब्सटेंस जो है या इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो रहा है, और जब मर्जी होती है हम लिख देते हैं ये आयोनाइज हो रहा है। क्या ये करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। इसका एक स्पेसिफिक रूल है, एक तरीका है। तो आइए कंपैरिजन समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इनफैक्ट क्या होता है और कहां पर होता है, और दोनों टेक्निकली एक से होते हुए भी अलग अलग समय पर यूज किए जाते हैं टर्म। तो देखिए, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ब्रेकअप ऑफ आयन होता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड में अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फिनोमिना कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो रहा है, और इसके थ्रू रिजल्ट क्या होगा? इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। आयनिक कंपाउंड में जो आयंस का सेपरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का जब डिसोसिएशन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, तो लेड में कैटायन और ब्रोमीन के एनायन बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द कंपाउंड, जो कि है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। लेकिन जब आप आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए है, आयोनाइजेशन कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए है। तो जो प्रोसेस कोवैलेंट कंपाउंड के ब्रेकअप में, उसके तोड़ने में, अलग अलग उसके मॉलिक्यूल्स को करने के लिए हो रहा है, वो कोवैलेंट कंपाउंड में होगा और इसे आयोनाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा? देखिए, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज आयन, बनेंगे यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन, नाम तो वही है, आयंस बनेंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल से बनेंगे। और कौन से मॉलिक्यूल से बनेंगे? विच आर नॉट इन आयनिक स्टेट, क्योंकि इसमें आयनिक स्टेट तो है ही नहीं। तो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है कोवैलेंट कंपाउंड का, वो आयनिक स्टेट में नहीं है, लेकिन उससे ब्रेकअप होके कैटायन और एनायन बनेंगे। उस फिनोमिना को कहते हैं आयोनाइजेशन, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड में हो रहा है। जैसे कि देखिए, एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बन रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर स्टेट से कैटायन और एनायन बने हैं, यहां पे आयनिक स्टेट में ही थे लेड ब्रोमाइड के आयंस। आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का कंपैरिजन समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको सेपरेटली और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आप जरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इन द आयनिक कंपाउंड में क्या होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन दो तरह से हो सकता है, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। तो दो सिचुएशंस अलग अलग हैं। मोल्टन स्टेट का मतलब है किसी सॉलिड नॉन कंडक्टर आयनिक कंपाउंड को, कैसा? सॉलिड नॉन कंडक्टर आयनिक कंपाउंड को गर्म किया, हीट किया, तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है या फ्यूज्ड स्टेट में आ जाता है। और अगर उसका पानी में सॉल्यूशन बनाया तो वो एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लिया। ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट, किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो इसके मॉलिक्यूल देखिए, सोडियम और क्लोराइड जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड पार्टिकल्स है। और इसके आयंस फ्री स्टेट में नहीं है। ये आयंस तो हैं लेकिन फ्री स्टेट में नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमने सबसे पहले इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया। मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरा नाम देते हैं फ्यूज्ड स्टेट में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। जब हीटिंग करते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इंक्रीज हो जाती है, और ये मूव करने लगते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए, सोडियम और क्लोराइड के आयन, यानी सोडियम कैटायन आयन, एनायन, दोनों अलग अलग हो गए। किस स्टेट में है? ये मोल्टन स्टेट में है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन बना दें। मोल्टन स्टेट के बजाय हमने क्या किया? पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डिसॉल्व किया, वी डिसॉल्व इट इन वाटर।
अब देखिए वाटर क्या है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन दोनों तरफ है ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्लाइटली डेवलप हो जाता है। और इसमें मिला दिया गया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम में भी Na+ होता है, Cl- होता है। तो क्या होता है, ये पोलर सॉल्वेंट वाटर एक पुल एक्सर्ट करता है सोडियम और क्लोराइड आयन की ओर, क्योंकि देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन जो है स्लाइटली अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा क्लोराइड आयन की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ऑक्सीजन किसकी तरफ पुल लगाएगा, सोडियम आयन की तरफ। तो क्या होगा, सोडियम आयन का मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएगा और कैटायन और एनायन की फॉर्म में सोडियम और क्लोराइड आयन अलग अलग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो गया। और यहां पे आपने पहले देखा मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो बच्चों अब आयोनाइजेशन इन द कोवेलेंट कंपाउंड को समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या है। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया और HCl का एक एग्जांपल लिया है। ये सभी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं, इनमें पोलैरिटी तो है, प्लस और माइनस तो है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर स्टेट में कंपाउंड बना रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो क्या होता है, ये जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो गैसवस स्टेट में, कौन सी स्टेट में, गैसवस स्टेट में और प्योर लिक्विड की स्टेट में, प्योर लिक्विड की और गैसवस स्टेट में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। यानी HCl हो चाहे अमोनिया हो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में ले आए, यानी कि वाटर डिसॉल्व कर दें इनमें, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। यानी when we make aqueous solution of these polar covalent compound they get ionized, dissociation नहीं, ionize होंगे। तो देखिए क्यों होते हैं आयोनाइज। देखिए ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड HCl है, तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है और इनमें पोलैरिटी है। लेकिन ये कंपाउंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एज वी नो, अब ये भी डिस्कस किया था, वाटर भी तो एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए क्या होगा, अब हम जब इस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड HCl जिसमें H+ और Cl- है, इसमें वाटर डिसॉल्व करेंगे, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये जिसमें ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर एक्वायर कर लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन क्लोराइड के इस हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जरा ज्यादा है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ऑफ द HCl will get attracted toward the water and form the hydronium ion। आपने एसिडिक बिहेवियर में ये देखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, H+ और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तभी तो ये पॉसिबल होगा जब ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन ऑफ द ये दोनों ब्रेकअप हो गए एक्वस सॉल्यूशन में आने पे वाटर के, उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन इस वाटर से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में वाटर इस तरह से बिहेव करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो यहां पर इस फिनोमिना को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों अब एक कंपैरिजन बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी देख लें। माइन्यूट सा डिफरेंस है पर डिफरेंस तो है। तो देखिए मेटेलिक कंडक्शन में जो करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी आयन के कारण होता है। तो मेटेलिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कैटायन एंड एनायन चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट, यहां पे मेटेलिक कंडक्शन में जो पेरेंट मेटल है वो कभी भी डिकंपोज नहीं होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती हैं, बिल्कुल भी अल्टर नहीं करती हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकंपोज हो जा रहा है, तो उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हैं क्योंकि डिकंपोजिशन होने से कैटायन एंड एनायन बन गए। और तीसरा पॉइंट आया, ड्यूरिंग द मेटेलिक कंडक्शन ओनली करंट इज पास्ड, मैटर के अंदर कोई ट्रांसफर ऑफ मटेरियल नहीं होता है और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, केवल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहां इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में पूरा का पूरा मैटर डिकंपोज हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यह था कंपैरिजन बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं
डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस और एक और इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू।